देखिए आपका सीआरपीसी शुरू किया गया था और सीआरपीसी में धारा 3 चल रही थी भाई। एक तो आपका जो जितने न्यायालय थे आपका कौन किसके पैरल है कल बताया गया, और कौन न्यायालय कितनी सजा दे सकता है इसको लिखवाएंगे हम। एक लिस्ट आपका शनिवार को लिखवाया जाएगा। कल तक अभी लेक्चर देखिए, क्योंकि एक दिन में जितना पढ़ाया जाएगा आज और कल एक दिन में लिखवा दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। आपका अब सेक्शन 3 हमें देखना है। 3 की कल भूमिका बांध रहे थे हम। जब भी सेक्शन 3 में जो दिया गया है निर्देशों का अर्थ लगाना, ये भी काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है। और इस सेक्शन में जो सिद्धांत समाहित है वह आपका पूछा जा सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत होता क्या है, तो इसके लिए संविधान का अनुच्छेद आप 50 पढ़ेंगे, सीआरपीसी की धारा 3 पढ़ेंगे, और फिर आपका एक मॉन्टेस्क्यू को पढ़ेंगे। मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू आपका था, ये फ्रांस का था। अभी बिहार सिविल जज की परीक्षा में पूछा भी गया था। तो आइए हम आपका सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर समझाया जाए, उसके बाद आपका संविधान का अनुच्छेद 50 समझाया जाए, और तब सीआरपीसी की धारा 3 आपका बताया जाएगा। एक एक देखिए। फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति के पृथक्करण या शक्तियों का अलग अलग होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मॉन्टेस्क्यू ये कहता है, जो फ्रांस का विद्वान है आपका, कि जो गवर्नमेंट होती है यानी कि सरकार होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन? पहला आपका कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, दूसरा विधायिका लेजिस्लेचर, और तीसरा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, न्यायपालिका का कार्य है कानून के अनुसार निर्णय देना, और कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना। ये तीनों कार्य अलग अलग है। 3 संस्थाएं हैं सरकार की, तीनों संस्थाएं अलग अलग कार्य करें, कार्य करने वाले व्यक्ति भी इसमें अलग अलग हों। एक संस्था दूसरे संस्था के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। और भी बातें बताता है, उतना बताना संभव नहीं है। शॉर्टकट में ये रहा कि मॉन्टेस्क्यू ये कहता है, यानी कि कार्यपालिका यानी कि जो प्रशासनिक मामले हैं आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपा जाए। जो न्यायिक मामले हैं उसमें सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट करें। और विधायिका का मतलब जो कानून बनाना है तो वह कौन बनाएगी? संसद या राज्य विधान मंडल, जो आसान भाषा में। अब इसी तर्ज पर आपका संविधान का अनुच्छेद 50 देख लेना है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 50 है या जो अनुच्छेद 50 है, ये बताता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह निचले स्तर से ही, निचले स्तर माने मजिस्ट्रेटों से ही, वह निचले स्तर से ही कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। यानी कि निचले स्तर से ही कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करिए। किया भी गया है भारत में। जो न्यायिक कार्य हैं वह न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंपा गया है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य है, उसको उसमें शक्ति किसको दी गई है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये जो सिद्धांत हैं ये सीआरपीसी की धारा 3 में समाहित है। निर्देशों का अर्थ लगाना, पहले ये समझिए। आपका धारा 3 ये बताती है कि जहाँ कहीं भी सीआरपीसी में अगर मजिस्ट्रेट शब्द लिखा है
यानी कि सीआर पुलिस एक्ट न याद कर लीजिएगा, ये सीआरपीसी चल रही है। जहाँ कहीं भी सीआरपीसी में अगर मजिस्ट्रेट शब्द का उल्लेख किया गया है, इसका मतलब होगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अर्थात पीसीएसजे वाले जो भर्ती होते हैं, अर्थात न्यायिक मजिस्ट्रेट। यानी कि मजिस्ट्रेट में मजिस्ट्रेट का मतलब यहाँ क्या होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगर विधायिका का इरादा किसी धारा में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, एडीएम, एसडीएम को रखना है, तो स्पष्ट रूप से वहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट लिखा होगा। यानी कि अगर सीआरपीसी में किसी धारा में कोई शक्ति कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को देनी है, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट को देना है, ये कार्यपालक है, तो बेयर एक्ट में स्पष्ट रूप से ये लिखा रहेगा इस धारा के तहत कार्य कौन करेगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। फिर एक बार इसको समझिए। अगर सीआरपीसी में कहीं भी मजिस्ट्रेट शब्द आए तो सामान्यतः उसका मतलब किस मजिस्ट्रेट से होगा, न्याय। अगर अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी धारा में रखना है, तो स्पष्ट रूप से वहाँ मजिस्ट्रेट केवल नहीं बल्कि क्या लिखा रहेगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट के अगर न तो कार्यपालक लगा है न न्यायिक लगा है, अगर केवल शब्द क्या बेरेक्ट में कहीं आ जाए धाराओं में मजिस्ट्रेट, इसका मतलब कौन सा मजिस्ट्रेट धारा 3 के तहत माना जाएगा, न्यायिक। आपका पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, 1973 में जो नई सीआरपीसी बनी, उसके पहले आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 प्रकार के होते थे। एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और तीसरा एक होता था तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या थर्ड कैटेगरी का जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी कि 1973 के पहले जो मजिस्ट्रेट थे वह 3 प्रकार के होते थे, प्रथम, द्वितीय और कौन, तृतीय। तो धारा 3 ये भी बताएगी कि जो शक्ति तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को था, क्योंकि नई सीआरपीसी ने तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या किया, समाप्त, तो उसकी शक्ति किसको दी जाती है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। यानी कि जो शक्ति थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट नई सीआरपीसी बनने के पूर्व प्रयोग करता था, अब उस शक्ति का प्रयोग नई सीआरपीसी के तहत कौन करेगा, तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये याद रखिएगा, कौन करेगा, सेकंड। अब आइए बेरेक शुरू किया जाए। भाई आपका अब तक आपका सामान्य बातें बताई गई, अब निर्देशों का अर्थ लगाना बेरेक से देखिए आइए। धारा 3 आपका जो दिया गया है, निर्देशों का अर्थ लगाना, एक एक देखिए। विशेषक शब्दों के बिना मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। अगर महानगर क्षेत्र के बाहर सीआरपीसी में कहीं मजिस्ट्रेट शब्द आ जाए तो कौन सा मजिस्ट्रेट अभी बताया गया, न्यायिक मजिस्ट्रेट। और महानगर क्षेत्र में आ जाए मजिस्ट्रेट तो वहाँ महानगर मजिस्ट्रेट। यानी कि मजिस्ट्रेट का मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट हुआ कि कार्यपालक न्यायिक, जब तक कि स्पष्ट रूप से किसी धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट न लिखा हो। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं और महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। तो अगर कहीं बेरेक्ट में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट लिखा हो, इसका मतलब ये हुआ
कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। और अगर महानगर क्षेत्र में लिखना हो तो चूंकि महानगर में मैं बताया था प्रथम द्वितीय नहीं होते बल्कि महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं, तो महानगर में इसे क्या कहा जाएगा? महानगर मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, तो महानगर में आपका प्रथम वर्ग नहीं होता, यानी कि कल बताया गया था। फिर एक बार चार्ट देखिए भाई, कल हम बताए थे, भले आप भूल गए हों, मैंने परसों। फिर एक बार चार्ट देखिए, लास्ट वाला हम बताए थे। महानगर क्षेत्र से बाहर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसके कौन बात बताए थे? द्वितीय वर्ग। और इसके पैरल हम महानगर में बताए थे, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहाँ महानगर मजिस्ट्रेट। तो अगर महानगर से भिन्न क्षेत्रों में द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट लिखा है, इसका मतलब कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लिखा हो, इसका मतलब कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन महानगर में आपका दोनों को क्या कहा गया है? तो महानगर मजिस्ट्रेट किसके बराबर हैसियत रखता है? ये पूछा गया था उत्तराखंड में, किसके बराबर? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के पैरल। यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट किसके पैरल हो गया? दोनों के। तो दोनों तो भाई ऊपर वाला ही तो लिया जाएगा जो शक्ति ज्यादा है। तो महानगर, अब ये पूछ सकता है कि महानगर मजिस्ट्रेट किसकी शक्ति रखता है? तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की भी और किसकी? द्वितीय, दोनों की रखता है। कौन रखता है महानगर क्षेत्र में? महानगर। तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को शक्ति कितने साल दंड देने की है? 3 साल। और जुर्माना भी बताया गया था, कितने हजार? 10,000। तो महानगर मजिस्ट्रेट को भी इतनी ही शक्ति होगी, यानी कि 3 वर्ष का कारावास और अधिकतम 10,000 जुर्माने का दंड कौन दे सकता है? जो महानगर मजिस्ट्रेट। अगला देखिए आपका प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग। अगला देखिए, ये आपका हो गया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो भाई महानगर क्षेत्र में बता दिया गया मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कल पैरल बताया गया था। अब इसमें इसके बाद जो खंड 3 है उसमें आपका तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि आपका जो थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है आपका, वो उसका पावर किसको प्राप्त होगा? अभी हमने बताया। तो तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तो समाप्त हो गए, तो उसकी शक्तियां किसमें निहित कर दी गई? द्वितीय वर्ग। बस एक लाइन ये। खंड 4 महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका जो खंड है कौन सा महत्वपूर्ण है? धारा 3 का 4। देखिए धारा खंड 4 की पहले भूमिका देखिए भाई। खंड 4 आपका माने सेपरेशन ऑफ पावर को, यानी कि शक्ति पृथककरण के सिद्धांत को और अधिक प्रश्रय देता है। ये बता देता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन से कार्य करेंगे और न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन से कार्य करेंगे। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक कार्य करेंगे और न्यायिक मजिस्ट्रेट कैसा कार्य करेंगे? न्यायिक। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये लिखा है बेहर एक्ट में। किस खंड में? 4 में। देखिए 4 में भाई, जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित है जिनमें साक्ष्य का अधिमूल्यन करना है, साक्ष्य का मूल्य निकालना है, साक्ष्य की जांच करनी है अथवा सूक्ष्म परीक्षण करना है, या कोई ऐसा विनिश्चय करना है जिसमें कि दंड का प्रावधान हो, शास्ति का प्रावधान हो अथवा अन्वेषण, जांच या विचारण होने तक कस्टडी में भेजना है, तो ऐसी दशा में ये सब कार्य न्यायिक माने जाएंगे। और करेगा कौन? कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेगा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट? न्यायिक। फिर एक अभिरक्षा में भेजना, दंड देना, शास्ति लगाना, जेल भेजना, आपका साक्ष्य का मूल्यांकन करना, जांच करना, आपका विचारण करना,
ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कार्य नहीं है। किसका कार्य है? न्यायिक मजिस्ट्रेट का। और आपका खंड 4 का ए बताता है कि ये कार्य किसके द्वारा संपन्न होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि जो पीसीएसजे से जाते हैं। अब भाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी हैं जो शुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्य करते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में आपका आयुक्त आ गए जो मंडल में होते हैं। आयुक्त के बाद अभी पुलिस एक्ट में हमने बताया जिले में, जिले का मजिस्ट्रेट हो गया। फिर जिले के मजिस्ट्रेट के पैरल ही लेकिन थोड़ा नीचे आपका अपर जिला मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम हो गए। और इनके नीचे एसडीएम साहब यानी कि उपखंड मजिस्ट्रेट। तो इनका ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। इनका कार्य प्रशासनिक होगा, न्यायिक नहीं होगा। तो ये लोग कौन कौन सा कार्य करेंगे? यानी कि डीएम, एडीएम और एसडीएम कौन कौन से कार्य करेंगे? इस बात का उल्लेख धारा 3 के खंड 4 के बी में किया गया है। देखिए, जो प्रशासनिक या कार्यपालकीय प्रकार के कार्य हैं वह कार्यपालकीय मजिस्ट्रेट द्वारा होंगे। जैसे, यानी कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान यानी कि लाइसेंस दिया जाना। तो जैसे कि मान लीजिए हथियार का लाइसेंस देना है, तो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट ये कार्य करेगा कि प्रशासनिक? कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक कार्य है, करेगा कौन? कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेगा, अर्थात लाइसेंस देना हथियार इत्यादि का। इसके बाद आपका आता है, कह सकते हैं कि अनुज्ञप्ति का निलंबन करना। यानी कि आपका मान लीजिए हथियार दिया गया तो हथियार के लाइसेंस को सस्पेंड कर देना, ये भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का है। आपका उसको रद्द किया जाना, लाइसेंस को अभियोजन की मंजूरी देना, यानी कि इन पर मुकदमा चलाया जाए, इनसे मुकदमा वापस लिया जाए, इत्यादि कार्य किसके रहेंगे? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के। क्यों? क्योंकि ये किस नेचर के हैं? न्यायिक नेचर के नहीं है, बल्कि किस नेचर के हैं? प्रसाद। यानी कि इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि खंड 4 काफी महत्वपूर्ण है। न्यायिक नेचर के कार्यों को किसको सौंप दिया गया है? न्यायिक मजिस्ट्रेटों को। और कार्यपालकीय नेचर के कार्यों को किसको सौंपा गया है? कार्यपालकीय मजिस्ट्रेटों। तो इस प्रकार आपका सेक्शन 3 जब भी पढ़िएगा सेपरेशन ऑफ पावर और अनुच्छेद 50 को जोड़कर पढ़िए। अब आइए सेक्शन 4 चला जाए। सेक्शन 4 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका उत्तराखंड में डायरेक्ट हेडिंग से ही क्वेश्चन आया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से तैयार रखना। इधर की धाराएं भाई फालतू धाराएं नहीं है। वर्तमान में प्री में आपका या तो लास्ट से क्वेश्चन बन रहा है सीआरपीसी का या शुरुआती दौर से। तो उत्तराखंड लास्ट से कम बनाता है, शुरुआती दौर से ज़्यादा। और यूपी आयोग शुरुआती दौर से कम और लास्ट से वर्तमान में ज़्यादा। यानी कि दोनों का ट्रेंड थोड़ा अलग है। शुरुआती दौर में उत्तराखंड इत्यादि ज़्यादा क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 20 धारा तक निश्चित तौर पे। और बाद वाली धाराओं से कम क्वेश्चन। लेकिन यूपी वाले बाद वाली धाराओं से वर्तमान में क्या बना रहे हैं? ज़्यादा। तो धारा 4 देखिए। देखिए आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है। हेडिंग देखिए, भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार। तो क्वेश्चन ये बनता है आपका कि सीआरपीसी की किस धारा में स्पष्ट रूप से ये प्रावधान किया गया है कि आईपीसी में जितने अपराध दिए गए हैं उनके बारे में अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाहियां सीआरपीसी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी। यानी कि सीआरपीसी मुख्य रूप से आईपीसी के लिए बनी है। आईपीसी में के तहत हुए अपराधों के लिए प्रक्रिया बताती है। ये किस सेक्शन में प्रावधानित है? तो सेक्शन 4। फिर एक बार समझिए,
यानी कि सीआरपीसी का सीआरपीसी का निर्माण मुख्य रूप से आईपीसी में दिए गए अपराधों के लिए प्रक्रिया का उल्लेख करना है। यानी कि सीआरपीसी और आईपीसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आईपीसी के तहत कोई अपराध घटित होता है तो अभियुक्त के विरुद्ध कैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उस प्रक्रिया का वर्णन कौन करेगी? सीआरपीसी। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से किस सेक्शन में सीआरपीसी के लिखा गया है? 4। अपने मन से नहीं। यानी कि आपका आई सीआरपीसी मुख्य रूप से आईपीसी के लिए बनी है। ये कहाँ दिया गया है तो कहाँ मार्क कराएंगे? सेक्शन 4। भाई ये पूछा गया था उत्तराखंड में प्री में। डायरेक्ट जो हेडिंग ये दी गई है वही हेडिंग है दिया था कि ये किस धारा में। लेकिन आपका हेडिंग से काम नहीं चलेगा, आपका अंदर तक पढ़ना पड़ेगा। देखिए कह करके पहला खंड, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन या विवेचना विवेचना जांच विचारण और उसके संबंध में अन्य सभी कार्यवाहियां आपका किस प्रक्रिया के तहत की जाएगी? तो इस संहिता में दी गई प्रक्रिया के तहत, अर्थात सीआरपीसी में दिए गए प्रक्रिया के तहत। फिर एक बार समझिए। यानी कि धारा 4 का क्लाज 1 ये बताता है कि आईपीसी के तहत 511 धाराओं में जो अपराध दिए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति उन अपराधों में से किसी अपराध को करता है तो उसके विरुद्ध क्रिमिनल मामलों में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह सीआरपीसी की ही अपनाई जाएगी। ये स्पष्ट रूप से क्लाज 1 बताता है। यानी कि धारा 4 का कौन सा क्लाज? 1। ये याद रखिए। दूसरा क्लास देखिए, किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण जांच विचारण और उसके संबंध में जो भी कार्यवाही की जाए उस विधि के अधीन रहते हुए सीआरपीसी के तहत की जाएगी। अब अन्य विधि के लिए धारा 4 का कौन सा क्लाज बनाया गया है? 2। अब अन्य विधि देखिए भाई, आपका अदर लॉ। जहाँ तक अन्य विधि की बात है, पहले इसको समझिए। अन्य विधि का मतलब ये हुआ कि आईपीसी के अलावा कानून। फिर एक बार दिमाग में बैठाइए, अदर लॉ का मतलब क्या हुआ? आईपीसी के अलावा। इसका मतलब कि आईपीसी के अलावा जितने भी आपराधिक कानून हैं, जैसे एक दो बताया जाए, आपका एससी एसटी एक्ट हो गया, इसके बाद आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, इसके बाद आयुध अधिनियम हो गया, एनडीपीएस हो गया यानी कि आपका 2 बूंद वाला और नशा वाला इत्यादि हो गया। ये आपका अन्य कानून में जाएंगे, आईपीसी के क्या अलावा बाहर। यानी कि अगर अन्य कानून का मतलब या तो विशेष विधि या स्थानीय विधि। फिर एक बार समझिए, अगर आईपीसी के अलावा कोई अन्य कानून बना है यानी कि स्पेशल लॉ और उसमें कुछ प्रक्रिया दी गई है तो उन मामलों में भले वह प्रक्रिया सीआरपीसी के विरोध में हो, वह विशेष प्रक्रिया लागू होगी। और जिस मामले के लिए प्रक्रिया नहीं दी गई है तो उस मामले में भी सीआरपीसी की प्रक्रिया अप्लाई हो। फिर एक बार समझिए, थोड़ा लंबा वाक्य हो गया, फिर एक बार समझिए भाई। अगर किसी विशेष या स्थानीय विधि में आपका जो आपराधिक विधि हो, अगर जांच विचारण अन्वेषण इत्यादि की प्रक्रिया दे दी गई है तो वहाँ सीआरपीसी की प्रक्रिया
काम नहीं करेगी। लेकिन जिन विषयों के बारे में अन्य विधियों में प्रावधान न हो लेकिन सीआरपीसी में प्रावधान है और अन्य विधियां उस बारे में कोई प्रावधान नहीं करती, तो जहां गैप हो अन्य विधियों में, उस गैप के लिए कौन सा कानून काम करेगा? सीआरपीसी। एक उदाहरण देखिए एससी एसटी एक्ट का ही। जैसे एससी एसटी एक्ट बना है और दो चार बातें उसमें दी गई हैं कि चाहे दंड की मात्रा कुछ भी क्यों न हो, एससी एसटी के तहत जो अपराध है वह संज्ञेय होंगे, यानी कि पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं, अजमानती होंगे या नॉन बेलेबल होंगे, यानी कि जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होगा। तो भले सीआरपीसी में कुछ भी लिखा गया हो, इन दो मामलों में एससी एसटी एक्ट ही लागू होगा, लेकिन विचारण की प्रक्रिया नहीं दी गई है। एससी एसटी एक्ट में कैसे विचारण होगा ये नहीं बताया गया है, तो अभियुक्त का विचारण कैसे होगा, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो कौन सी अपनाई जाएगी प्रक्रिया जो सीआरपीसी में क्या है दी गई। लेकिन फिर एक बार याद रखें, अगर किसी कानून में अलग से पूरी प्रक्रिया दी गई हो तब आपका वहां सीआरपीसी काम नहीं करेगी। लेकिन मैं ये भी बता दूं, अब तक हम इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, कोई कानून ऐसा नहीं मिला जिसमें कि शुद्ध रूप से पूरी प्रक्रिया का उल्लेख हो। जरूर उसमें आप देखेंगे कि सीआरपीसी की ये धाराएं क्या होंगी, चाहे करप्शन एक्ट हो, चाहे आपका एससी एसटी एक्ट हो, जरूर उसमें लिख दिया जाता है कि सीआरपीसी की ये धाराएं इसमें क्या होंगी अप्लाई। यानी कि शुद्ध रूप से आपका आईपीसी के लिए ही सीआरपीसी बनी है, लेकिन अन्य विधियों में भी काम करेगी अगर अन्य विधि में प्रक्रिया का अभाव है, तो ज़्यादातर मामलों में है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक पूर्ण रूप से हमें भी कोई कानून नहीं मिला जहां की आपका पूरी प्रक्रिया दी गई हो। आप करप्शन एक्ट भी पढ़े हैं, आईटी एक्ट भी पढ़े हैं, हर एक जगह सीआरपीसी के कुछ न कुछ प्रावधान उसमें क्या किए जाएंगे दिया रहता है कि सीआरपीसी के इस धारा के तहत ये कार्रवाई होगी, जैसे क्षमादान इत्यादि। करप्शन एक्ट भी जब पढ़ेंगे तो आइए धारा 5 देखा जाए। धारा 5 में सेविंग क्लाज है। सेविंग क्लाज माने व्यावृत्ति खंड है। तो आपका व्यावृत्ति खंड होता क्या है, बचत खंड होता क्या है, तो इसके लिए आप पहले बैंक का नियम देखिए। जब भी आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपका देता है कि आपका खाता कैसा है, करेंट है कि सेविंग इत्यादि है। तो आप माने करेंट खाता रहता है, चालू खाता, तो चालू खाते में बता दिया जाए जो लोग पैसा रखते हैं लेन देन पर कितना भी लेन देन कर सकते हैं, कोई रोक नहीं, लेकिन बैंक एक पैसा ब्याज नहीं देता। यानी कि जो करेंट अकाउंट रहता है उसमें कोई ब्याज नहीं देता बैंक, बस आप पैसा रखिए और क्या करिए निकालिए। सेविंग जो रहता है खाता, बचत खाता, उसमें आपको बैंक में रखेंगे तो कुछ ब्याज मिलता है, तो आप देखे होंगे। तो सेविंग का मतलब क्या हुआ कि खर्चे के बाद जो आपका बचता है तो वह आप बचत करके अपने बचत खाते में जमा करते हैं। तो सेविंग का मतलब कि कुछ बचाया जाता है, तो यहाँ भी कुछ बचाया जाएगा धारा 5 में। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कोई सेना का कानून बन गया, कोई अन्य कानून बन गया और सीआरपीसी से टकराव होता है, सीआरपीसी के विरोध में है, तो बताइए वह स्पेशल लॉ लागू होगा कि उस मामले में सीआरपीसी लागू होगी, तो स्पेशल लॉ। एक नियम बना लीजिए, तो जहाँ भी स्पेशल लॉ होगा वह मेजर लॉ पर प्रिवेल करेगा। अर्थात अगर सीआरपीसी में कोई बात लिखी गई है और किसी अन्य कानून में कोई बात लिखी गई है
दोनों में विरोधाभास है तो सीआरपीसी वहां लागू न होकर अन्य कानून की बातें लागू होंगी। यानी कि अन्य कानून की बातों को क्या किया गया है, सेविंग आपका बचाया गया है। आईपीसी में भी ऐसा सेविंग किया गया है और आईपीसी की जो धारा है वह भी धारा 5 ही है। धारा 5 ही है। आपका सीपीसी में मिलेगा, आपका संविधान में मिलेगा, सीआरपीसी में मिलेगा। हमने कि सेविंग क्लाज हर एक जगह मिलेगा। मैं बता दूं, ये नहीं कि एक कानून। आपका सेविंग जो क्लाज है वह संविधान से लेकर हर एक जगह मिलेगा। यानी कि व्यावृत्ति की गई है। तो आज जैसे कि आपका 395, ठीक है, हेडिंग आपका निरसन अनुच्छेद में लिखा है, लेकिन एक को सेविंग भी किया गया है। और वहीं बिहार जे में पूछा गया था कि प्रीवी काउंसिल के जो निर्णय है उसको बचाया गया है। तो उतना आगे नहीं जाना है। अपेयर एक्ट की भाषा देखिए, उतना सिद्धांत बता दिया गया आपका। देखिए भाई, धारा 5, इसमें प्रतिकूल किसी भी निर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी न्यायालय को स्पेशल जुडिक्शन दे दिया गया, स्पेशल शक्ति दे दी गई, या विशेष कानून किसी विषय पर बना दिया गया, तो वह विशेष कानून सीआरपीसी का विरोधी होते हुए भी लागू होगा। जैसे कि तमाम कानून आप देखेंगे जहाँ की सीआरपीसी के नियमों का विपरीत नियम दिया है। आपका करप्शन एक्ट में भी दिया है, एससी एसटी एक्ट में भी कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी वो नियम क्या है। बस जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, आपका उदाहरण ये है, आपका करप्शन एक्ट में ही और तमाम जगहों पर है आपका, कि अगर आपका संक्षिप्त विचारण या समरी ट्रायल होता है, माने जल्दी से जल्दी विचारण, तो सीआरपीसी में है कि अधिकतम 3 महीने का ही दंड दिया जा सकता है। लेकिन कई कानूनों में आप देखेंगे कि अधिकतम माने कम अधिकतम सजा 1 साल है। यानी कि आपका संक्षिप्त विचारण में कई कानून स्पेशल मिलेंगे जिसमें कहा गया रहेगा कि अधिकतम कितना दिया जा सकता है, 1 साल। तो तुरंत दिमाग आपका जाना चाहिए, सीआरपीसी में अधिकतम कितना था, 3 माह, और अन्य कानूनों में तो कितना दिया गया, 1 साल। तो दोनों में टकराव होता है तो वहाँ सीआरपीसी प्रिवेल करेगी कि स्पेशल विधि, स्पेशल। आप करप्शन एक्ट का उदाहरण ये बताया गया, करप्शन एक्ट में ऐसा है, थोड़ा एक बार आप देख सकते हैं, सेक्शन याद नहीं है, बहुत दिन हो गया पढ़ाए हुए, लेकिन आपका प्रावधान जरूर है। अब आपका धारा 5 भी समाप्त हो गई। इधर से जो क्वेश्चन आपका बनते हैं, आपका 5 से कम चांस रहता है, 3 और 4 से क्वेश्चन बनते हैं। 5 छोड़ सकते हैं पढ़ते समय, 2-4 लाइन आपको समझा दिया गया। अब आइए अध्याय 2 शुरू किया जाए। सीआरपीसी का जो चैप्टर 2 है, ये दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन की बात करता है। इसके बारे में प्रावधान धारा 6 से लेकर आपका 25A तक है। यानी कि आपका दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन के बारे में अध्याय 2 में प्रावधान है, सेक्शन 6 से लेकर आपका 25 है। इधर से प्री में ज़्यादा बनता है, मेंस में कम क्वेश्चन बनता है। जो प्री में क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन का बनता है सेक्शन 6 से, दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 9 से, तीसरा आपका बनता है 13 से, चौथा बनता है 18 से, फिर 21 से, फिर आपका 24 का 25 और से। यानी कि अगर सभी न पढ़ना चाहें
तो कुछ सेक्शन तो पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर हम सेक्शन बता दें, शुरू किया जाएगा। एक धारा 6 पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका 9 पढ़ना पड़ेगा, 13 पढ़ना पड़ेगा मुख्य रूप से, 18, 21, 24, 25 और 25 है। नहीं, 6 से लिखे ना, 6, 9, 6, 9, 13, 18, 21, 24, 25, 25A कैपिटल ले लिखिएगा। मैंने कम से कम इतनी धाराएं आपको हर हाल में भाई बता दें तैयार होनी चाहिए। 24, 25, 25A कल इसको बताया जाएगा, चैप्टर नया है ना। धारा 6 से भी टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इस समय धारा 6 से इंटरव्यू में और प्री में आ रहे हैं। तो बेयर एक्ट की भाषा एक बार पढ़ कर आइए, वैसे बेयर एक्ट से एक्स्ट्रा बताया जाएगा, क्योंकि बेयर एक्ट से आपका कम दिया है, उसको समझाना पड़ेगा। धारा 6 भाई पढ़ कर आइए, धारा आपका जितना हो सके प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कल खींचने का।